नमस्कार दोस्तों, ग्रेड 1 के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक यूजीसी नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, इनकी तैयारी के लिए एक बहुत शानदार टॉपिक डी विटलसी को लेकर आए हैं। और डी विटलसी के 13 कृषि जलवायु प्रदेश हैं, मतलब कि 13 कृषि प्रदेशों में इसने वर्गीकरण किया। उसमें आज जो हम पढ़ेंगे खासतौर पर चलवासी पशुचारण, लेकिन उसने कितने में बांटा ये आपको बताया जाएगा। और उससे पहले मैं विटलसी के लिए कहूँगा कि अगर फुर्सत मिले पानी की तहरीरों को पढ़ लेना, अगर फुर्सत मिले पानी की तहरीरों को पढ़ लेना। हर एक दरिया हजारों साल का अफसाना लिखता है, तो विटलसी एक ऐसा अफसाना लिखकर गया जिसे दुनिया आज तक पढ़ती है। और इसने आपके 13 कृषि प्रदेशों में जो है आपके वर्गीकरण किया था, 13 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा। लेकिन उससे पहले भी कई लोगों ने इसके क्षेत्र में क्या किए प्रयास किए, जैसे वेकर ने किया, क्वाची ने किया, योमन ने किया, उसके बाद ओलाफ जोनासन हुआ। तो ऐसे बहुत सारे विद्वान हुए जिन्होंने कृषि प्रदेशों में क्या किया था, वर्गीकरण किया था। तो देखिएगा आप सबसे पहले कि आपके विटलसी के वर्गीकरण से पहले बेकर महोदय ने प्राकृतिक कारकों के आधार पर यूएसए व कनाडा के कृषि प्रदेशों का निर्धारण किया। कि वेकर महोदय ने प्राकृतिक कारकों के आधार पर यूएसए व कनाडा के कृषि प्रदेशों का क्या किया, निर्धारण किया। इसके बाद में आपके वेवेल महोदय हुआ, और वेवेल महोदय ने सांस्कृतिक कारकों के आधार पर को मानकर कृषि प्रदेशों का क्या किया, वर्गीकरण किया। फिर हमारे आपके डी विटलसी आए, डेरिवेन विटलसी जिनका पूरा नाम था, और इन्होंने वर्गीकरण 1936 ईस्वी में विश्व स्तर पर कृषि प्रदेशों का क्या किया था, विभाजन किया था। और विटलसी ने सर्वप्रथम जलवायु मृदा के आधार पर, जलवायु व मृदा के आधार पर कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण किया। देखो शुरुआत जो है वो आपके बेकर ने की थी, प्राकृतिक कारकों के आधार पर यूएसए व कनाडा के कृषि प्रदेशों का क्या किया था, निर्धारण किया था। इसके बाद में बेवेल महोदय ने सांस्कृतिक कारकों के आधार मानकर इसका क्या किया, वर्गीकरण किया। फिर डेरिवेन विटलसी हुआ, और विटलसी ने 1936 ईस्वी में विश्व स्तर पर कृषि प्रदेशों का विभाजन किया, और इसने जलवायु व मृदा इन दोनों को क्या माना, आधार माना। तो उसके आधार पर ये क्या किया था, वर्गीकरण किया था। इसके अलावा हमारे यहाँ पर आपके जो मैं आपके कुछ और भी विद्वान हैं जिन्होंने ये वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, उनमें एक क्वाची था। क्वाची ने संपूर्ण विश्व को 19 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा। ठीक है, कि क्वाची महोदय हुआ, और क्वाची महोदय ने आपके संपूर्ण विश्व को 19 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा। जैसे विटलसी ने 13 में बांटा ना, डेरिवेन विटलसी ने, ऐसे क्वाची महोदय ने 19 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा। ये आपको ध्यान में रखना है, 19 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा, प्रदेशों में बांटा। और ये वर्गीकरण आपके क्वाची महोदय ने किया था। ठीक है, क्वाची के बाद में आपके एक विद्वान हुए थे योमेन। योमेन भी एक बड़ा चर्चित विद्वान था, और योमेन ने अलग अलग भागों में कृषि जलवायु प्रदेशों का क्या किया था, वर्गीकरण किया था। ये वर्गीकरण योमेन ने किया था। और योमेन महोदय ने जो आपके कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा, उसमें आपके 10 में बांटा था। कितने में बांटा था, कि 10 में बांटा था, योमेन ने बांटा था। योमेन के बाद में आपके हुआ कि योमन ने, या योमन कहिएगा, योमेन कहिएगा, 10 में बांटा। इसके बाद में ओलाफ जोनासन, आप जानते होंगे जर्मनी का था, जिसको देखकर ओलाफ जोनासन के आधार पर वोन थुनियन ने अपना कृषि अवस्थी सिद्धांत दिया, उसको लागू भी किया था ओलाफ जोनासन। तो ओलाफ जोनासन ने यूरोप का कृषि प्रदेशों में वर्गीकरण किया। तो एक आपके क्वाची हुआ जिन्होंने 1957 में किया, और क्वाची के बाद में जो आपके विद्वान हुआ था वो होता योमन। ठीक है, कि कौन सा विद्वान हुआ, योमन हुआ, और योमन ने 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा। कि कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में, कि 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा था। और ये वर्गीकरण योमन ने किया था, कि जलवायु प्रदेश में बांटा। और योमन के बाद में जो आपके हुआ वो हुआ था कौन सा, कि क्वाची हुआ, योमन हुआ, और एक आपके ओलाफ जोनासन हुआ। ओलाफ जोनासन को देखकर ही तो आपके पता है कि वोन थुनियन ने सिद्धांत दिया था, वोन थुनियन के सिद्धांत को यूरोप में लागू करने वाला ओलाफ जोनासन हुआ। तो ओलाफ जोनासन ने यूरोप को कृषि प्रदेशों में बांटा। ठीक है, तो मैंने आपको जो विद्वान बताए कृषि प्रदेशों के वर्गीकरण में, एक तो वेकर महोदय हुआ, इसने किया, यूएसए व कनाडा का निर्धारण किया था वेकर ने। इसके बाद में वेवेल महोदय हुआ, तो इसने सांस्कृतिक कारकों के आधार पर किया। और फिर हमारे जिन्हें हमें पढ़ना है, एक ऐसी शख्सियत को जिनके लिए मैंने कहा है कि हर
अगर फुर्सत मिले पानी की तहरीरों को पढ़ लेना, हर एक दरिया हजारों सालों का अफसाना लिखता है, तो वो कौन थे? डेरिवेन विटलेसी थे। और डेरिवेन विटलेसी ने आपके कितने 13 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा। और उसके बाद में मित्रों आपके कौन हुए? क्वाची हुए, योमन हुए और ओलाफ जोनासन जिसने यूरोप को बांटा। अब जिन 13 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा और जिसमें हम पढ़ेंगे चलवासी पशुचारण, क्योंकि आज हम उसी को लेकर आपके चलेंगे, तो चलवासी पशुचारण कृषि प्रदेश एक तो ये बांटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में स्थानांतरित कृषि प्रदेश, स्थानांतरित कृषि प्रदेश, फिर है प्रारंभिक स्थायी कृषि प्रदेश, फिर इसके बाद में है चावल प्रधान गहन जीवन निर्वहन कृषि प्रदेश। ठीक है, 4 तो ये हो गए। देखो पहला आपके कौन सा है? चलवासी पशुचारण कृषि प्रदेश। दूसरा जो है वो स्थानांतरित कृषि प्रदेश। तीसरा जो है वो प्रारंभिक स्थायी कृषि प्रदेश। चौथा जो है वो चावल प्रधान गहन जीवन निर्वहन कृषि प्रदेश है। इसके बाद में 5वां जो है वह चावल विहीन गहन जीवन निर्वहन कृषि प्रदेश। फिर है व्यापारिक पशुपालन कृषि प्रदेश, जिसे आप रेंचिंग भी कहते हैं। फिर है बागाती कृषि प्रदेश या रोपण कृषि प्रदेश। और इसके बाद में है भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश। और भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश के बाद में आपके है व्यापारिक फसल एवं पशुपालन कृषि प्रदेश, जीवन निर्वाह फसल एवं पशुपालन कृषि प्रदेश, व्यापारिक अनाज कृषि प्रदेश। और इसके बाद में जो है आपके व्यापारिक दुग्ध पशुपालन कृषि प्रदेश और विशिष्ट कृत बागवानी कृषि प्रदेश। तो ऐसे 13 कृषि प्रदेशों में बांटा। ठीक है, एक बार फिर से आप देख लें इनको रिपीट कर करके, कि जिससे कि आपको थोड़ा सा याद भी रहे कि चलवासी पशुचारण जो आज का टॉपिक है, जो पढ़ा जाएगा टॉपिक, वो है चलवासी पशुचारण। कि विटलसी के कृषि प्रदेशों में कौन सा है? चलवासी पशुचारण है। और स्थानांतरित कृषि प्रदेश, प्रारंभिक स्थायी कृषि प्रदेश, चावल प्रधान गहन जीवन निर्वाह कृषि प्रदेश, इसके बाद में चावल विहीन गहन जीवन निर्वाह कृषि प्रदेश, व्यापारिक पशुपालन कृषि प्रदेश, बागाती कृषि प्रदेश, भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश, और इसके बाद में व्यापारिक फसल एवं पशुपालन कृषि प्रदेश, जीवन निर्वाह फसल एवं पशुपालन कृषि प्रदेश, व्यापारिक अनाज कृषि प्रदेश, और वहीं आपके व्यापारिक दुग्ध पशुपालन कृषि प्रदेश और विशिष्टीकृत बागवानी कृषि प्रदेश। ऐसे बांटा गया, तो 13 में बांटा। लेकिन टॉपिक जो आज का आपका रहेगा विटलसी में, वो चलवासी पशुचारण रहेगा। अब देखो चलवासी पशुचारण की बात करें तो चलवासी पशुचारण एक बहुत सिंपल टॉपिक है, और ये जो पशुचारण है इसके संदर्भ में आपके क्वेश्चंस भी आते रहते हैं। ठीक है, ये लोग घूम घूम कर पशुओं को, इनका जो केंद्र होता है, धुरी होता है, उसमें पशु होता है, और पशुओं को अपने साथ लेकर एक स्थान से दर बदर ये चलते रहते हैं, और इनका क्रम लगातार चलता रहता है। ठीक है ना, और इसी तरह से पशुपालन करते रहते हैं और अपने क्षेत्र को बदलते रहते हैं। कई बार स्थायित्व जीवन भी ये लोग जीने लगे हैं। अब ये जो हैं ज़्यादातर जनजातियां इसको अपनाती हैं। इसको अंग्रेजी में नोमैडिक हार्डिंग कहा जाता है। पूछ लिया जाए कि इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो अंग्रेजी में इसे नोमैडिक हार्डिंग कहते हैं, कि नोमैडिक हार्डिंग इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कि नोमैडिक हार्डिंग कहा जाता है। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि चलवासी पशुचारण को आपके क्या कहा जाता है? नोमैडिक हार्डिंग कहा जाता है। ठीक है, और ये इसमें आप ये भी ध्यान में रखना, इस पशुपालन में जो केंद्र होता है या धुरी जो होती है, कि इसकी धुरी पशु को माना जाता है, क्योंकि ये पशुओं पर निर्भर होता है कि इसकी धुरी पशु होते हैं। ठीक है ना, क्या होते हैं? कि पशु जो है वो इसकी क्या होते हैं? धुरी होते हैं। एक तो आपको ये ध्यान रखना है किसकी? चलवासी पशुचारण, किसकी धुरी होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि पशु पालन करेंगे तो चलेगा, और ये आदिवासियों के द्वारा किया जाता है। पूछ लिया जाए कि भाई किसके द्वारा किया जाता है, तो आदिवासियों के द्वारा, जनजातियों के द्वारा। ठीक है ना, कि आदिवासियों के द्वारा, जनजातियों के द्वारा जो है वो चलवासी पशुचारण किया जाता है, इस जनजातियों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो पूछा जाए कि चलवासी पशुचारण किन के द्वारा किया जाता है, तो आदिवासी और जनजातियों के द्वारा किया जाता है। ठीक है ना, दूसरी बात ये ध्यान में रखना कि हमारे यहाँ पर जो चलवासी जो पशुचारण है, इसके कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर चलवासी पशुचारण बड़े स्तर पर आपके होता है। ठीक है ना, अब जैसे ये बात करें हम कि ये जैसे कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, एक सिंपल सा मैप मैं आपको बनाता हूँ यहाँ पर। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है,
इसी के सहारे ये जो महाद्वीप है ये आपके दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। दक्षिणी अमेरिका क्या है? महाद्वीप। इसके बाद में आपके जो महाद्वीप है वह आपके अफ्रीका महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका के बाद में आपके यूरोप महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप है और यूरोप के सहारे जुड़ा हुआ जो महाद्वीप है वो आपके एशिया महाद्वीप है। यूरोप के सहारे जो महाद्वीप है वो कौन सा है? एशिया। और इधर जो है वो आपके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ठीक है। अब देखो पशुचारण के जो क्षेत्र हैं वो ज़्यादातर आपके भूमध्य रेखा से लेकर और उत्तरी गोलार्ध की तरफ ज़्यादा इनका विकास हुआ है। कि मतलब कि इनका जो विकास है वो भूमध्य रेखा से ऊपरी भाग में अधिक हुआ है। क्या जैसे ये भूमध्य रेखा है तो इस भूमध्य रेखा से जैसे जैसे आप ऊंचाई की तरफ बढ़ते जाओगे और तो वैसे वैसे आपके जो है पशुचारण का क्या हुआ है? विकास हुआ है। ठीक है ना। और इसका जो विकास हुआ है वो सवाना घास के मैदान से लेकर कि अफ्रीका में जो आपके घास का मैदान है सवाना, इस सवाना घास के मैदान से लेकर और इसका विकास आपके मंगोलिया तक हुआ है। कि किस देश तक हुआ है? मंगोलिया तक हुआ है। यहाँ रहने वाली जनजातियां जो हैं वो पशुपालन के कार्यों में अधिक सम्मिलित हैं। ठीक है। अब देखो इस क्षेत्र में आपके जो देश आपके मुख्यतः आते हैं तो जैसे इसमें एक तो आपके सूडान आता है। कौन सा देश आता है? सूडान आता है। सूडान के ऊपर जब आप जाते हैं अरब देशों की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे जैसे सऊदी अरब आता है, सऊदी अरब, ईरान। ठीक है कि सऊदी अरब आता है, ईरान आता है, इसके अलावा कजाकिस्तान आता है। कौन सा देश आता है? कजाकिस्तान। और कजाकिस्तान के ऊपरी भाग में आपके मंगोलिया आता है। अब इस प्रदेश में रहने वाली जो जनजातियां हैं वो ज़्यादातर आपके पशुचारण का कार्य करती है। इधर आप जैसे ऑस्ट्रेलिया में चले जाएं तो ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल पश्चिम में और ऑस्ट्रेलिया में जो डाउन्स घास का मैदान वाला जो क्षेत्र है यहाँ भी रहने वाली जनजातियां चलवासी पशुचारण का कार्य करती है। तो देखो एक क्षेत्र तो आपके सवाना घास के भूमध्य रेखा के ऊपरी भाग में 0 डिग्री से जैसे आप ऊंचाई की तरफ जाओगे तो ऊंचाई वाले भागों में जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाओगे तो चलवासी पशुचारण का विकास हुआ है। और ये सूडान से लेकर और आपके कहाँ तक हुआ है? मंगोलिया तक हुआ है। ठीक है। इसके अलावा आपके ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया जो है यहाँ पर आपके जो पश्चिमी हिस्सा वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर इसका विकास हुआ है। ठीक है। वहीं हमारे यहाँ पर जब पशुचारण की बात की जाती है तो पशुचारण का जो विकास हुआ है वो आपके उपध्रुवीय जो चलवासी पशुचारण है ये उपध्रुवीय क्षेत्रों में किया जाता है। कि उपध्रुवीय क्षेत्रों में जैसे यहाँ पे युक्ची, लेप्चा, ऐसी जो जनजातियां मिलती है ना अपने ये जैसे सऊदी अरब इस तरफ साइबेरिया प्रदेश की तरफ जाते हैं, तुंग, युक्ची, युकागेर, ऐसी जो जनजातियों वाला क्षेत्र है वहां पर उपध्रुवीय प्रदेश में चलवासी पशुचारण का क्या हुआ है? विकास हुआ है। ठीक है। इसके अलावा मध्य एशिया के देश आपके आ ही गए। ठीक है। वहीं इधर ब्राजील की तरफ जाएं तो कैंपोस घास का मैदान है। ठीक है। कैंपोस घास का मैदान क्षेत्र ये आपके कहाँ पर है? ब्राजील में। तो वहाँ पर भी आपके चलवासी पशुचारण का विकास हुआ है। इसके अलावा आपके पंपास घास के मैदान के क्षेत्र की ओर जाते हैं तो इधर भी जो रहने वाली जनजातियां हैं वो चलवासी पशुचारण का कार्य करती हैं। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर चलवासी पशुचारण में वो आपके सवाना के सूडान से लेकर जो सवाना घास का मैदान है यहाँ से लेकर सहारा के मरुस्थल होते हुए और कहाँ तक है? मंगोलिया तक का क्षेत्र है जहाँ पर चलवासी पशुचारण पाया जाता है। और ये बड़ा प्रसिद्ध भी है, अपने इंडिया में भी है। इंडिया के जैसे कि आप कश्मीर की तरफ जाओगे तो यहाँ भी चलवासी पशुचारण होता है। ये लोग पशुधन पर ही क्या होते हैं? निर्भर होते हैं और बड़े स्तर पर करते हैं। अब देखो चलवासी पशुचारण में कुछ चीज़ें विशेष भी आती हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पर ये जैसे आपके पृथ्वी है। ठीक है। इस तरह से ये आपके पृथ्वी है और ये आपके 0 डिग्री रेखा है, 0 डिग्री रेखा। तो जैसे जैसे आप 0 डिग्री रेखा से अफ्रीका के यहाँ होते हुए कि अफ्रीका जो महाद्वीप है इसके यहाँ से होते हुए ये अफ्रीका है और इधर यूरोप और एशिया के देशों की ओर जाते हैं। ठीक है ना। कि अफ्रीका से लेकर यूरोप और एशिया के देशों की ओर जैसे जैसे आप बढ़ते हैं
तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर इस जगह पर चलवासी पशुचारण का विकास हुआ है, ठीक है ना। और ये सूडान से लेकर, ये कहाँ से, सूडान से लेकर और मंगोलिया तक हुआ है। अब देखो अफ्रीका की बात करें तो सहारा के मरुस्थल में आपको एक जनजाति मिलती है, सहारा के मरुस्थल में, और वो जो जनजाति है जैसे गद्दाफी है, बर्बर जनजाति यहाँ पर मिलती है। कि इस क्षेत्र में आपको एक जनजाति मिलती है बर्बर, और बर्बर जनजाति के जो लोग हैं ना, ये ऊंट पालन का कार्य करते हैं, कि बड़े स्तर पर ये लोग ऊंट पालन का कार्य करते हैं, ठीक है ना। कहां पर, सहारा के मरुस्थल में। कि पशुचारण में पूछ लेते हैं भाई कौन सी जनजाति है जो किसका काम करती है, तो वो आपको ध्यान में रखना है कि यहां बर्बर जनजाति के लोग मिलते हैं जो ऊंट पालन का कार्य करते हैं, ठीक है। कहां पर, आपके अफ्रीका में। जब आप सऊदी अरब की तरफ जाते हैं, कहां जाते हैं, सऊदी अरब की तरफ जाते हैं, तो यहां बद्दू जनजाति के लोग हैं, ठीक है ना। कि किस जनजाति के लोग हैं, बद्दू जनजाति के यहां पर लोग मिलते हैं। और बद्दू जनजाति के जो लोग हैं, ये लोग यहां पर, कि इस जगह पर आपके बद्दू जनजाति मिलती है, तो बद्दू जनजाति के जो लोग हैं वो यहाँ पर ऊंट पालन का कार्य करते हैं, और ये सऊदी अरब में करते हैं। जैसे ऊंचाई पर जा रहे हैं आप, भूमध्य रेखा से जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, मध्यवर्ती अक्षांशों की तरफ जा रहे हैं, मध्य एशिया की तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ पर बद्दू जनजाति के लोग मिलते हैं। तो ये भी ऊंट पालन का कार्य करते हैं। कि किसका कार्य करते हैं, ऊंट पालन का कार्य करते हैं, ठीक है। इधर जैसे आप कजाकिस्तान की तरफ जाओगे, कि कजाकिस्तान की तरफ जब आप जाते हैं तो यहाँ कजाक जनजाति मिलती है। कि कजाकिस्तान की तरफ आपके कजाक जनजाति मिलती है, और कजाक जो जनजाति है, ठीक है ना। और इसके कजाकिस्तान में यहीं पर आपके एक और जनजाति मिलती है, किर्गिज। और ये दोनों जनजाति जो हैं आपके पशुपालन का कार्य करती हैं। किर्गिज तो आपके स्टेपीज घास के मैदान मिलते हैं, ये ध्यान में रखना कि कौन सी जनजाति के लोग, किर्गिज जनजाति के लोग, ये स्टेपीज घास के मैदान में मिलते हैं, स्टेपीज घास के मैदान में मिलते हैं, स्टेपीज घास के मैदान में, ठीक है ना। तो इस जनजाति के जो लोग यहाँ पर मिलते हैं किर्गिज घास के मैदान में, वो स्टेपीज घास के मैदान में, और जनजाति जो है वो आपके कौन सी है, किर्गिज है। कि जनजाति जो हमारे यहाँ पर है वो आपके कौन सी है, किर्गिज जनजाति है। कि ये जो इस जनजाति के जो लोग हैं, ये लोग किर्गिज जनजाति के लोग भी पशुपालन का कार्य करते हैं, ठीक है। ये गाय, बकरी, ऊंट रखते हैं। और किर्गिज दुनिया की एकमात्र जनजाति, किर्गिज एकमात्र जनजाति है मित्रों, कि इस जनजाति के जो लोग हैं, किर्गिज जनजाति के लोग ऊंटनी के दूध से शराब बनाते हैं। पूछ लिया जाए कि बताइएगा ऐसी दुनिया में कौन सी जनजाति है जिसके लोग ऊंटनी के दूध से शराब बनाने का कार्य करते हैं, तो वो जनजाति किर्गिज है। कि यहाँ किर्गिज जनजाति मिलती है, और किर्गिज जनजाति के जो लोग हैं ये ऊंटनी के दूध से शराब बनाते हैं, ऊंटनी के दूध से शराब बनाते हैं। कभी कोई पूछ ले कि ऊंटनी से दूध से शराब बनाने का कार्य कौन सी जनजाति करती है, तो किर्गिज करती है। इधर कजाकिस्तान में कजाक जनजाति मिलती है, और कजाक दुनिया की एकमात्र जनजाति है जो घोड़े पालन का कार्य करती है। कि किसका कार्य करती है, कि घोड़े पालन का कार्य करती है। इस जनजाति के लोग बाज भी पालते हैं, और बाज घोड़ों की निगरानी के लिए पालते हैं। विश्व की एकमात्र जनजाति, जनजातियों में जो बाज पालन का काम करती है, ये ध्यान में रखना, किसका कार्य है, कि बाज पालन का कार्य करती है, वो एकमात्र जनजाति कजाक है, कजाकिस्तान में मिलती है। स्टेपीज घास के मैदान के थोड़े ऊपरी भाग में मिलती है, मंगोलिया तक ये लोग मिलते हैं। और एकमात्र जनजाति है मित्रों, ये ध्यान में रखना, कि जो आपके बाज पालन का कार्य करती है। और ये बाज जो है ना, वहां पे जो ये जीव पालते हैं, पशु पालते हैं, उनकी निगरानी का काम करते हैं। तो देखिएगा हम भूमध्य रेखा से जैसे जैसे ऊंचाई पर जा रहे हैं उन जनजातियों का विवरण करते जा रहे हैं। सबसे पहले आपके सहारा के मरुस्थल में, सवाना घास के मैदान में बद्दू जनजाति, बर्बर जनजाति मिली, और बर्बर जनजाति के लोग ऊंट पालन का काम करते हैं। इसके बाद में जब आप सऊदी अरब की तरफ गए, अरब के मरुस्थल में गए, तो वहां पर बद्दू जनजाति मिलती है। सऊदी अरब, आपने सुना होगा अरब का मरुस्थल, वहां पर कौन सी जनजाति, बद्दू मिलती है, और बद्दू जनजाति के लोग भी ऊंट पालन का कार्य करते हैं। और जैसे इसके ऊपर आप स्टेपीज घास के मैदान में जाओगे तो वहां पर किर्गिज जनजाति मिलती है, और किर्गिज जनजाति के लोग जो हैं ऊंटनी के दूध से शराब बनाते हैं। विश्व की एकमात्र जनजाति जो ऊंटनी के दूध से शराब बनाने का कार्य करती है वो किर्गिज है, याद रखना,
ठीक है ना, भूल ना जाना। और उसके जस्ट ऊपर आपके कजाक जनजाति है, और कजाक जनजाति जो है, इस जनजाति के जो लोग हैं, इस जनजाति के क्या हैं लोग, वो आपके बाज पालते हैं, घोड़े पालन का काम करते हैं, अन्य भी जीव पालते हैं, खच्चर वगैरह सब पालते हैं, और इनके बाज जो है ना उन पशुओं की क्या करते हैं, निगरानी करते हैं। ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर ये जनजातियां हैं जो आपके भूमध्य रेखा से उच्च अक्षांशों की ओर मिलती हैं। इसके बाद में हमारे यहाँ पर जो आपके जो इन प्रदेशों को बांटा है, नोमैडिक हार्डिंग में या जलवासी पशुचारण में बांटा है, उसमें उपध्रुवीय क्षेत्र आते हैं। उपध्रुवीय जो क्षेत्र आते हैं, तो उपध्रुवीय क्षेत्रों में जब हम चलेंगे, जैसे कि ये आपके पूरी पृथ्वी है, और यहाँ पर ये आपके अफ्रीका महाद्वीप है, और अफ्रीका के ऊपर जस्ट ऊपर यहाँ पर यूरोप है, और यूरोप से और एशिया के ऊपरी भाग में जो हम जाते हैं तो यहाँ पर साइबेरिया प्रदेश है। कि कौन सा प्रदेश है? साइबेरिया प्रदेश है। और साइबेरिया जो प्रदेश है, इस साइबेरिया प्रदेश में जिसे आपके उपध्रुवीय क्षेत्र कहा जाता है, कि कौन सा क्षेत्र कहते हैं? उपध्रुवीय क्षेत्र। इस उपध्रुवीय क्षेत्र में, इस बर्फीले प्रदेश में आपके जनजातियां मिलती हैं, और ये आपके पशुओं में रेंडियर, जो आपके कुत्ता आपने सुना होगा, रेंडियर जो आता है, बर्फीला कुत्ता है, उसका पालन करते हैं। और यहां पर जो जनजातियां मिलती हैं उनमें जैसे युक्ची है, युकागिर है, युकागिर, युक्ची, युकागिर, ठीक है, लेपचा, ये जनजातियां मिलती हैं। और इस जनजाति के जो लोग हैं यहां पर आपके रेंडियर नामक कुत्ता पालते हैं। कौन सा कुत्ता पालते हैं? रेंडियर। ठीक है, कि रेंडियर नामक कुत्ता पालते हैं। कि ये लोग भी उपध्रुवीय क्षेत्रों में आपके पशुपालन का कार्य करते हैं, उसको लेकर जाते हैं, उसके साथ स्लेज बनाते हैं, गाड़ी लेकर जाते हैं, और वहां पर शिकार का काम भी वो लोग करते हैं। इस जनजाति के लोग, यहाँ तुंग भी मिलते हैं। कौन सी जनजाति के लोग मिलते हैं? तुंग जनजाति के लोग भी मिलते हैं। और ये उपध्रुवीय क्षेत्र है जहां पर भी आपके पशुपालन का कार्य उपध्रुवीय क्षेत्रों में ये लोग करते हैं। इनकी आजीविका के लिए करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि चलवासी पशुचारण की जो मूल धुरी होती है ना, वो आपके क्या होता है? पशु होता है। उसी से व्यापारिक गतिविधियां करते हैं, खाने का काम भी करते हैं। ये लोग जो हैं इन पशुओं को खाते भी हैं। ठीक है, और साथ में इनसे जो आवक होती है, दूध वगैरह होता है, उसको भी ये बेचते हैं। जब अपने यही राजस्थान में आप देख सकते हैं, अपने यहाँ पर कई लोग जो हैं जो पशुपालन का काम करते हैं, बहुत बड़े स्तर पर इनको रखते हैं, गाय भैंस भेड़ वगैरह जो भी रखते हैं, तो वो लोग जाते हैं यहाँ से कुछ खोज लेकर चलते हैं, और उन क्षेत्रों की तरफ जाते हैं जब वर्षा की कमी होती है। तो वो लोग, जैसे रेवारी जनजाति के लोग ऊँट पालन का काम करते हैं, इधर जालोर वगैरह इस तरफ से जाइएगा, उन्हें मारवाड़ी कह देते हैं हम लोग। तो वो लोग बेचारे जो हैं अपने पशुओं को लेकर जाते हैं, तो कुछ खोज लेकर चलते हैं, लेकिन जब वो बच्चों को जन्म भी देते चलती हैं, वो जो पशुधन होता है, तो नए नए बच्चे वहाँ पर आते रहते हैं, कुछ को वो बेच देते हैं, कुछ को साथ ले आते हैं, कुछ उसमें से गुजर जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, तो ये क्रम चलता रहता है। तो वो लोग उससे अपनी आजीविका को क्या करते हैं? चला लेते हैं। ये चलवासी पशुचारण की क्या है? विशेषता है। इधर जैसे हम ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ जब हम जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ आपके पशुपालन का जो कार्य करते हैं, जैसे ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, तो यहाँ पश्चिम की तरफ करते हैं। इधर आपके दो जनजातियां मिलती हैं, बिंदुबी और पिंटूपी मिलती है ऑस्ट्रेलिया में। कि ऑस्ट्रेलिया में जो आपकी जनजाति मिलती है वो मिलती है बिंदुबी, पिंटूपी, डाउन्स घास के मैदान की तरफ मिलती है। तो बिंदुबी और पिंटूपी जो जनजाति है, बिंदुबी और पिंटूपी जो जनजाति है, इस जनजाति के लोग आपके यहाँ पर भेड़ पालन का काम करते हैं, भेड़ पालन का कार्य करते हैं, और ये है बिंदुबी और पिंटूपी जनजाति, कि ये लोग भेड़ पालन का कार्य करते हैं। और जब ये भेड़ पालन का कार्य करते हैं, तो इनके भेड़ पालन का जब ये कार्य करते हैं, तो जहाँ भेड़ पालन का कार्य करते हैं, जिन स्थानों पर करते हैं, उन फार्म हाउस को स्टेशन कहते हैं। कि बिंदुबी और पिंटूपी जनजाति के लोग जहाँ भेड़ पालन का कार्य करते हैं, तो उन स्थानों को आपके स्टेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टेशन कहा जाता है। ये पूछा भी जाता है कि ऐसे स्थानों को क्या कहते हैं, कि जहाँ पर आपके इस जनजाति के लोग पशुपालन का कार्य करते हैं, तो उन स्थानों को स्टेशन कहा जाता है। ठीक है ना? कहाँ कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ जब देश की बात आती है, भारत की बात आती है, तो भारत में ध्यान रखना, ये जो हिमालय वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर आपके जनजातियाँ मिलती हैं, गुज्जर बकरवाल। तो गुज्जर बकरवाल जो जनजाति है, वो हमारे यहाँ पर आपके पशुपालन का कार्य करती है।
ठीक है। और ये इस जनजाति के जो लोग हैं ना, इस जनजाति के लोग भेड़ बकरी पालते हैं। भेड़ और क्या पालते हैं? बकरी पालते हैं। ठीक है। और बकरी की ऐसी यहाँ पश्मीना जो ऊन भी बनती है, पश्मीना ऊन जो है वो बकरी से प्राप्त होती है, तो वो भी यहाँ होती है। तो गुज्जर बकरवाल जनजाति के लोग, और ये गुलमर्ग सोनमर्ग सुना है अपने घास के मैदान, ये अपने घास के मैदान है कि जम्मू कश्मीर में मध्य हिमालय या लघु हिमालय में स्थित घास के मैदानों को मर्ग कहते हैं। और मर्ग जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर इस जनजाति के जो लोग हैं वो भेड़ और बकरी पालन का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। ठीक है, कि भेड़ और बकरी पालन का कार्य अपने यहाँ पर करते हैं, इंडिया में करते हैं। यार टोडा जनजाति है, तमिलनाडु की टोडा जनजाति, वो भैंस पालन का कार्य करती है। कि तमिलनाडु में आपके जनजातीय टोडा, ये किसी सेकंड ग्रेड या कुछ ऐसे बड़े एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि कौन सी जनजाति है, तो टोडा जनजाति। टोडा जनजाति तमिलनाडु में है। कि टोडा जनजाति कहाँ पर है? तमिलनाडु में। और इस जनजाति के लोग भैंस पालन का कार्य करते हैं। कभी कोई पूछे तो इस जनजाति के लोग जो हैं वो भैंस पालन का कार्य करते हैं। ठीक है ना, कि किसका कार्य करते हैं? तो ये ध्यान में रखना कि इस जनजाति के जो लोग होते हैं वो भैंस पालन का कार्य करते हैं। और वो जनजाति कौन सी? टोडा। तो मैंने गुज्जर बकरवाल बताई, इसके अलावा आपको बिंदुबी पिंटूपी ऑस्ट्रेलिया की बताई। इसके अलावा उपध्रुवीय जो क्षेत्र हैं, उन 2 उपध्रुवीय क्षेत्रों में जो जनजाति आपके वहाँ पर जो वहाँ के जो सामान्य जीव मिलते हैं जिनका पालन करते हैं, उनमें युक्ची, लेपचा, युकागेर, तुंग, ऐसी जनजातियाँ हैं जो उपध्रुवीय क्षेत्रों में भी पशुपालन का क्या करती हैं? कार्य करती हैं। ठीक है, और इनकी आजीविका भी यही है। और खास तौर पर आपको सबसे अच्छे से जो ध्यान में रखना है वो भूमध्य रेखा से लेकर और मध्यवर्ती अक्षांश उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में जो घास के मैदान है ना, वहाँ पर आपके पशुचारण का कार्य बहुत अधिक हो रहा है। कि जैसे जैसे आप उत्तरी गोलार्ध में बढ़ते जा रहे हैं तो वहाँ पर आपके पशुचारण का कार्य बड़े स्तर पर जो है वहाँ पर किया जा रहा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो व्हिटलस्सी ने कितने अच्छे से इनको बताया और किस आधार पर इन्हें बांटा। तो और ये एक ऐसी चीज़ भी है जहाँ से आपके प्रश्न पूछते हैं, मतलब एक शानदार वर्गीकरण जो है व्हिटलस्सी ने प्रस्तुत किया था और बताया कि इस आधार पर आप इनका वर्गीकरण कर सकते हो। जनजातियाँ, आदिवासी लोग, ठीक है, सामान्य आदमी, भूमध्य रेखीय जो प्रदेश है उनमें कौन सी कृषि होती है, उन सब का वर्गीकरण जो है वो आपके किया जाता है। ठीक है ना। तो मैंने आपको जो जो बातें बताई उनको एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। तो देखो, मैंने सबसे पहले जो आपको बताया वो बताया था आपके कि व्हिटलस्सी के अनुसार कृषि प्रदेश, और व्हिटलस्सी से पहले जो एफर्ट किया वो बेकर ने किया। बेकर महोदय ने प्राकृतिक कारकों के आधार पर यूएसए व कनाडा के कृषि प्रदेशों का क्या किया? वर्गीकरण किया। और मैंने कोशिश यही की कि आपको सरल से सरल बताया जाए। इसके बाद में बेवेल महोदय हुआ, इन्होंने सांस्कृतिक कारकों के आधार पर मानकर वर्गीकरण किया। डेरियन व्हिटलस्सी हुआ, तो डेरियन व्हिटलस्सी ने 1936 में विश्व स्तर पर कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण किया और जलवायु व मृदा के आधार पर कृषि प्रदेशों को बांटा। इसके बाद यूमन हुआ, यूमन ने 10 कृषि प्रदेशों में बांटा। इसके बाद में आपके क्वाची महोदय हुआ जिसने 1957 ईस्वी में 19 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा। और उसके बाद में आपके ओलाफ जोनासन, जिन्हें जानते हैं, जिन्होंने आपके वॉनथुनियन के इनके सिद्धांतों को लागू किया, तो ओलाफ जोनासन हुआ, इसने यूरोप को कृषि प्रदेशों में बांटा। ठीक है। इसके बाद में आपके चलवासी, आपके जो व्हिटलस्सी के कृषि प्रदेश हैं वो 13 हैं। उनमें चलवासी पशुचारण, स्थानांतरित, प्रारंभिक, स्थायी कृषि, ये सब मैंने आपको बताए हैं। और इसमें जो आपका हेडिंग जो हमने लिया है वो लिया है चलवासी पशुचारण लिया है। इसको आप देख सकते हैं, ये सारी स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी। और चलवासी जो पशुचारण है इसकी धुरी क्या होता है? पशु होता है, आदिवासियों के द्वारा की जाती है। घूम घूम कर घुमंतु जनजातियां जो है इस कृषि को करती हैं। और ये जो कृषि है इसके जो प्रमुख जो क्षेत्र रहे हैं वो आपके एक तो मध्यवर्ती एशिया, मध्य एशिया और अफ्रीका का कुछ हिस्सा रहा है। इसके अलावा उपध्रुवीय क्षेत्र रहे हैं जो आपके साइबेरिया प्रदेश का हिस्सा है। इधर आपके ऑस्ट्रेलिया में जो आपके डाउन्स घास के मैदान का आसपास का प्रदेश है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है जहाँ पर मैरिनो भेड़ पाली जाती है। भेड़ भी आपको ध्यान में रखना है, कौन सी? मैरिनो। और मैरिनो जो है दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नस्ल की भेड़ है जो ऑस्ट्रेलिया में पाली जाती है। वैसे मैरिनो का जो उद्भव है ना स्पेन से मानते हैं, अफ्रीका और स्पेन के इस तरफ से मैरिनो का उद्भव है, लेकिन ये सर्वाधिक जो है वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया में पाली जाती है। श्रेष्ठ किस्म की नस्ल है, मतलब भेड़ की सबसे अच्छी नस्ल है। और इसे बिंदुबी और पिंटूपी जनजाति, मैंने आपको बताया था ना कौन सी जनजाति? बिंदुबी और पिंटूपी। वहीं फिर मैंने आपको बताया कि ये जो क्षेत्र है खासतौर पर ये चलवासी पशुचारण के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध रहा है।
जैसे सूडान से लेकर मंगोलिया तक आप चले जाओ तो अफ्रीका में बर्बर जनजाति मिलती है, ऊँट पालन का काम करती है यार वो, ठीक है ना। इधर आपके बद्दू मिलती है, कहाँ पर, सऊदी अरब, अरब के मरुस्थल में बद्दू मिलती है और ये भी ऊँट पालन का काम करती है। इसके ऊपर आपके जो है खिरगीज मिलती है, स्टेपीज घास के मैदान में पशुपालन का कार्य करती है। और खिरगीज जनजाति की तो कितनी अच्छी बातें मैंने आपको बताई कि ऊँटनी के दूध से शराब बनाती है भैया। कौन सी जनजाति, खिरगीज जनजाति। और उसके बाद में आपके कजाक जो जनजाति है ये बाज घोड़े पालन का काम करती है। बाज जो है पशुओं की निगरानी करते हैं, दुनिया की एकमात्र जनजाति है जो बाज पालती है, कजाक। ध्यान में रखना, जनजाति दुनिया वैसे बाज पालन का काम तो मैक्सिमम लोग करते हैं, लेकिन ये जनजाति है जो आपके बाज पालन का काम करती है और घोड़े पालन का काम करती है। इसके बाद में जब हम इधर आपके सोर आए तो जैसे इंडिया की बात करें तो भारत में हिमालय के क्षेत्रों में, ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, यहाँ पर घास के जो मैदान है वहाँ पर गुज्जर बकरवाल जनजाति के लोग जो है भेड़ बकरी पालते हैं, ठीक है। इसके बाद में उपध्रुवीय क्षेत्रों में युक्ची, युकागे, लेपचा, तुंग ऐसी जनजातियाँ, एस्किमो के पार्ट हैं ये लोग, मंगोलाइड में आपके आते हैं। तो इस जनजाति के लोग जैसे रेंडियर कुत्ता पालते हैं, ठीक है, ये भी पशुपालन पर ज़्यादा निर्भर है। इधर जब ऑस्ट्रेलिया में जाएं तो बिंदुबी और पिंटूबी जनजाति है, ये आपके भेड़ पालन में मैरिनो भेड़ पालती है, बहुत अच्छी भेड़ है और मतलब उससे ज़्यादा ऊन प्राप्त की जाती है, भेड़ बहुत अच्छी, मतलब यही है सीधा सा मेरा कहने का मतलब। और इस जनजाति के लोग जहाँ भेड़ पालन का कार्य करते हैं, फार्म हाउस इनके बने होते हैं, उनको स्टेशन भी कहते हैं स्थानीय क्षेत्रों में, ठीक है, वो अति विकसित होते हैं, लेकिन ये लोग भी अपना बनाते हैं और यहाँ पर मैरिनो भेड़ ये पालते हैं। तो ये लोग भी पशुपालन का कार्य करते हैं। न्यूजीलैंड में चले जाओ, न्यूजीलैंड में आपके जो है माओरी जनजाति के लोग हैं, वो लोग भी पशुपालन का कार्य करते हैं और वो लोग तो ब्रिटिश लोगों को पकेहा कहते हैं। तो ये ऐसी ऐसी जनजातियां हैं जो हमारे यहाँ पर पशुपालन का कार्य करती हैं और ख़ासतौर पर चलवासी पशुचारण, क्योंकि हमारा हेडिंग ही चलवासी पशुचारण है, तो उसके बारे में मैंने आपको बताया। तो इंडिया में आपकी एक टोडा जनजाति है, तमिलनाडु में मिलती है, ये भैंस पालन का कार्य करती है। तो और हमारे यहाँ पर राजस्थान की जो प्रसिद्ध जनजाति है जो पशुपालन के लिए प्रसिद्ध है वो रेवारी है, और रेवारी जनजाति के लोग ऊंट पालन का कार्य करते हैं, ठीक है। कि राजस्थान में कभी पूछ लिया जाए कि कौन सी जनजाति है, तो रेवारी जनजाति के लोग ऊंट पालन का कार्य करते हैं। कि किस जनजाति के लोग करते हैं, कि रेवारी जनजाति के लोग ये ऊंट पालन का कार्य करते हैं। यह आपको ध्यान में रखना है कि किसका कार्य करते हैं, ऊंट पालन का कार्य करते हैं। तो ये आपके टॉपिक हुआ चलवासी पशुचारण डी विटलेसी को लेकर। इसी तरह से हम आपके बहुत शानदार टॉपिक लेकर फिर उपस्थित होते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय राजस्थान, जय प्रयास, थैंक यू।